नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया डिकोड एग्जाम पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में जैसा कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट पेपर डिस्कशन में हम लोगों ने स्टोन एज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो अभी तक का आपके एग्जाम में पूछे गए। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, भारत की ज्ञात सभ्यता में से सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता से रिलेटेड जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उन्हें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ना आपका पेपर डिस्कशन होगा, बल्कि इस पेपर डिस्कशन के दौरान ही मैं आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिविजन कराने की कोशिश करूंगी। तो ये जो आपका सेशन होगा, ये जो है डिस्कशन के साथ साथ, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन के साथ साथ आपके चैप्टर का रिवीजन भी है। तो अगर आप इससे प्रॉपर इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देती हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री आपकी पूरी जो है इसी एमसीक्यू डिस्कशन के दौरान ही पूरी रिवीजन भी हो जाएगी। और ऐसा मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगी तो इस तरीके से करूंगी कि आपको ऐसा फील होगा, ओह मैंने तो चैप्टर भी रिवीजन कर लिया। तो मैं एक जो है पॉइंट जहां जहां से इंपॉर्टेंट चीजें लगेगी मैं उसको आपको बताती चलूंगी। और कोशिश करिएगा कि साथ में आप लोग अपने नोटबुक और एक पेन लेकर के भी बैठे। जिन लोगों ने जो है एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की क्लास नहीं किया है, वो जहां जहां मैं चीजें बता रही हूं उनको वो लिखते हुए भी चले, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करेंगे और अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो कि यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में पूछा गया था 2004 में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जिन्हें आंसर आ रहा होगा वो वीडियो को पॉज करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, और जिन्हें आंसर नहीं आ रहा है वो तो आंसर दे रहे हो, जिन्हें आंसर आ रहा है वो भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि मैं और भी चीजें बताती हुई चलूंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं। संस्कृत पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर, या फिर विज्ञान पे। देखिए, हम सबसे ज्यादा आश्रित किस चीज पे होते हैं? कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आज हम प्रयास कर रहे हैं? आप ही हैं। ये क्वेश्चंस पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं किस चीज के लिए कर रहे हैं? नौकरी लग जाए, नौकरी होगी तो क्या होगा? आपकी इनकम होगी, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ चीज है दोस्तों? अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, वह इकोनॉमी से जुड़ा है। तो मानव जो है वो मुख्यतः किस पर आश्रित है दोस्तों? वो अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। ध्यान रखिएगा, ये वो व्यवस्था है जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन हर इकाइयों में परिवर्तन को प्रेरित करता है। यानी कि जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज की जो विभिन्न इकाइयां हैं, चाहे वो सामाजिक इकाई हो, चाहे वो राजनीतिक इकाई हो दोस्तों, ठीक है, चाहे वो आपकी धार्मिक इकाई हो, ठीक है, ये सारी जो इकाइयां हैं उनमें क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। यानी कि आधारभूत चीजें क्या है? अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन यानी कि जैसे आपके उत्पादन में परिवर्तन, ठीक है, उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है तो हमारे हर क्षेत्र में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे तो मान लो जैसे पहले क्या था? कृषि करता था, कृषि नहीं करता था, शिकारी जीवन जीता था। धीरे धीरे वो कृषि की तरफ आया, कृषि करने के उसने स्थायी जीवन की शुरुआत की। तो अस्थायी जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन आता गया, यानी कि जैसे जैसे उसके उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन आता गया, वैसे उसने समाज की व्यवस्थाओं को बदला, राजनीतिक व्यवस्थाएं बदली, उसी तरीके से हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं बदली। तो हम मुख्यतः आश्रित किसमें दोस्तों? अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? देखिए, यहाँ पे कुछ सभ्यताएं हमें दी हुई हैं और ये पूछ रहा है कि किस सभ्यता से संबद्ध है। तो सुमेरियन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, या फिर दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता है। देखिए, अगर संबद्ध है मतलब किससे जुड़ा हुआ है तो ध्यान रखिएगा ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, क्लास किया है तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे हम सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जानते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह पहली नगरीय सभ्यता है। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, भारत की पहली नगरीय सभ्यता, क्योंकि नगरों की विशेषता है सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है।
हड़प्पा नाम जो दिया गया दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता नाम इसको इसलिए पहली बार दिया गया क्योंकि जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा का, वो हड़प्पा ही था। ठीक है, हड़प्पा जो कि ध्यान रखिएगा पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता की खोज की गई, जिस कारण से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी की सभ्यता कहने का कारण यह है क्योंकि जो प्रारंभिक स्थल खोजे गए थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास खोजे गए थे, जिस कारण प्रारंभ में इसको इतिहासकारों ने सिंधु घाटी की सभ्यता कहा। लेकिन जैसे जैसे उत्खनन कार्य होता गया, हमें नए नए स्थलों के बारे में पता चलता गया, आगे चल करके जो सिंधु, यहाँ पे आप देखेंगे प्राचीन जो सरस्वती नदी थी, यह राजस्थान, गुजरात, इन सारे क्षेत्र में, जिसमें से हमें कालीबंगा का क्षेत्र, लोथल का क्षेत्र, आपका बनावली, राखीगढ़ी, जब ये नए क्षेत्रों की खोज हुई तो इतिहासकारों ने बोला कि भाई इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो स्थल मिले वो सरस्वती और उसके आसपास की नदियों के आसपास जो है वो हमें क्षेत्र देखने को मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता, जहां सिंधु नदी थी वहां पे हमें बहुत कम क्षेत्र मिले, लेकिन बहुत ज्यादा स्थल हमें इधर सरस्वती नदी के पास में देखने को मिले। तो इतिहासकारों में इस सभ्यता के नाम को लेकर के विवाद उठ गया। तो भाई वो लोग इस निर्णय में पहुंचे कि हम इसे फाइनली क्या कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता कहेंगे, क्योंकि अधिकतर जो सभ्यताओं के नाम पड़े हैं वो इतिहासकारों ने जो पहला स्थान खोजा गया है उसी के नाम पर रखा। तो हड़प्पा जो कि पहला स्थान था, जिस कारण से इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इसको कांस्य युगीन क्यों कहते हैं भैया? क्योंकि देखिए, अगर देखा सबसे पहले जो मनुष्यों ने धातु खोजी वो क्या थी, तांबा थी। ठीक है, और देखिए मनुष्यों ने धीरे धीरे क्या किया, अपना क्रमिक विकास किया। क्रमिक विकास के क्रम में उसने नए नए धातुओं की खोज की। इन नए धातुओं की खोज में उसने क्या किया भाई, तांबे को उठाया, टीन के साथ मिला दिया और क्या बन गया, कांस्य बन गया। और जिस काल में इसने कांस्य का इस्तेमाल किया वो काल क्या कहलाया, कांस्य युगीन काल कहलाया। और ये काल कौन सा था, हड़प्पा काल। ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम देखें, इसका टाइम पीरियड देखा जाए तो 2350 से लेकर के लगभग 1750 माना जाता है। कार्बन डेटिंग के हिसाब से C14, जिसको D.K. अग्रवाल ने खोजा था। ठीक है, D.K. अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। तो कार्बन डेटिंग के आधार पे जो है इसका समय निर्धारण किया था। बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग समय निर्धारण, जॉन मार्शल ने अलग, वाटिमन मिलर ने अलग, लेकिन D.K. अग्रवाल ने ये कहा जाता है ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है कार्बन डेटिंग के हिसाब से। तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहें। पहली नगरीय सभ्यता कहा गया क्योंकि हम देखते हैं कि नगरों की जो विशेषताएं थी वो सबसे पहले हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला। अगर हम देखें सुमेरियन अभिलेखों में इसको मेलुहा सभ्यता भी कहा गया। तो ये सारी चीजें हैं कि सिंधु घाटी को हम अलग अलग नामों से जान रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संबद्ध किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, देखिए एक प्रश्न आपसे 2 बार पूछा गया है, ये यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और बिहार पीसीएस में भी पूछा गया था 1994 में, उसके 2 साल बाद यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये जो है संबंधित किससे है, सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता? तो ऑप्शंस आप देखिए युग है, और अगर हम इसके करेक्ट आंसर पे चले दोस्तों तो ये है आदि ऐतिहासिक युग। समय लूंगी लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि यहीं से आपकी चीजें रिवीजन हो जाएगी। देखिए हमारे जो इतिहास के जो काल है वो 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, 3 भाग में। किन आधारों पे? साक्ष्यों के आधार पे। ध्यान रखिएगा, साक्ष्यों के आधार पे। और ये साक्ष्य कौन है दोस्तों? साक्ष्यों के आधार पे। साक्ष्य क्या है? 2 साक्ष्य है, पुरातात्विक है, ठीक है, पुरातात्विक है, और दूसरा साक्ष्य कौन सा है दोस्तों? साहित्यिक है। ठीक है, इन्हीं साहित्य, यहाँ पे साहित्यिक है। तो इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक युग। कैसे? देखिएगा, जिस काल में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के आधार पे जानकारी मिलती है, कोई भी वहां पे पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा दोस्तों? यहाँ पे ताम्र पाषाण संस्कृति थी। ठीक है, पाषाण कालीन संस्कृति, क्योंकि इस काल के बारे में जो जानकारी दे रहा है वो पाषाण दे रहा है, यानी कि पत्थर दे रहा है, पुरातात्विक स्रोत दे रहा है। ठीक है, और दूसरा देखिए आदि ऐतिहासिक काल क्या हो गया? आदि ऐतिहासिक काल यानी कि जिस काल में पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, लेकिन
पुरातात्व, यहाँ पे जो साहित्यिक स्रोत है उनको लिखने में जो लिपियां इस्तेमाल की गई है उन लिपियों की जानकारी नहीं होने के कारण हम पूरी तरीके से निर्भर किस पर हो जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत पे ही हो जाते हैं। उस काल को आदि ऐतिहासिक कहते हैं। यानी कि दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन हम साहित्यिक स्रोत का अभी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और इसी काल में कौन सी सभ्यता आ जाती है दोस्तों? सिंधु घाटी की सभ्यता आ जाती है। कारण क्या है कि सिंधु घाटी के बारे में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जो कोई भी जानकारी हासिल कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पुरातात्विक स्रोतों से ही हासिल कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो साहित्य मिले हैं उसकी लिपि अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं, अभी हम असफल हैं। चित्रात्मक लिपि से इस्तेमाल किया गया है, भाव चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया गया है, जिसको अभी पढ़ने में हम असफल है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में उसको हम किस काल में रख रहे हैं? आदि ऐतिहासिक काल में रख रहे हैं। वही बात करें ऐतिहासिक काल, यानी कि देखा जाए यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत भी उपलब्ध है, साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है, और इन दोनों ही स्रोतों का हम भरपूर इस्तेमाल करके इस पूरे काल के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये आदि ऐतिहासिक काल, अगर इस काल के बारे में देखा जाए तो 6ठी शताब्दी से लेकर के यानी कि द्वितीय नगरीकरण से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर के वर्तमान तक के इतिहास का काल हम रखते हैं। ठीक है, तो आदि ऐतिहासिक काल के अंदर सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक संस्कृति भी आती है। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये साक्ष्य। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। देखिए, उसकी अपनी लिपि तो थी, लेकिन हम अभी तक लिपि के बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम पढ़ नहीं पाए, इसको तो हम हटा देंगे। ये खेतीहर अर्थव्यवस्था थी। देखिए, ये व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे खेती का, कृषि का महत्व था। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये खेतीहर अर्थव्यवस्था नहीं थी, पूरी तरीके से व्यापार प्रधान अर्थव्यवस्था थी। इसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। देखिए, नर्मदा नदी तक तो नहीं था, इसका विस्तार अभी तक जो देखा गया है वो देखा जाए हिंडन नदी, जो कि देखा जाए यमुना की सहायक नदी है पूर्व में। ठीक है, और नीचे देखा जाए गोदावरी नदी तक इसका जो विस्तार देखने को मिला है, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, पहली नगरीय सभ्यता है, यह अपनी नगरों के लिए जानी जाती थी। और गैर आर्य इस कारण से है क्योंकि आर्य जो आते हैं वो वैदिक काल के समय आते हैं। वैदिक काल, और वैदिक काल का समय देखिए क्या है, 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक का समय है। और जो आर्य थे ये क्या थे, ये ग्रामीण सभ्यता से संबंधित थे, ग्रामीण सभ्यता से संबंधित। वैदिक संस्कृति हमारी क्या है, ग्रामीण सभ्यता है, ग्रामीण संस्कृति रहती है। और हमारी पहली नगरीय सभ्यता कौन सी है दोस्तों, ये देखा जाए ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, प्रथम नगरीय सभ्यता हम कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको समझ रहे हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ये नगरीय सभ्यता थी, जिस कारण से हम इसको गैर आर्य कहते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। ईयर देखिए साइड में मेंशन है, साथ में देखते हुए चलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्यों भाई हम सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पहले रखते हैं? ठीक है, आर्य हमने बताया ग्रामीण सभ्यता से संबंधित है, वैदिक काल में आते हैं ये। और इसका कारण क्या है, कारक क्या है, लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है या फिर मृदभांड है। पीसीएस प्री 1990 में ये प्रश्न पूछा गया था और इसका कारण है मृदभांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मृदभांड। देखिए, मृदभांडों को क्या कहा जाता है, जो मृदभांड होते थे, यानी कि जो मृद मतलब होता है बर्तन, मिट्टी, और भांड मतलब बर्तन, जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते थे। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है। और मृदभांड को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पूरा तत्व। ठीक है, पूरा तत्व की वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, कि हमें जो है ये पूरा तत्व, यानी कि ऐसे तत्व जो बहुत हजारों लाखों साल पहले जमीन के नीचे दबे हो, या फिर हम कह सकते हैं जमीन के ऊपर कहीं भी हो, वो उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वही पूरा तत्व की कैटेगरी में आते हैं। मृदभांड जो था ये पहले के लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, तो अलग अलग समय में अलग अलग मृदभांड हमें पाए जाते थे। देखिए, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो जो सिंधु घाटी के लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, वो क्या करते थे, उनके जो मृदभांड हुआ करते थे वो लाल कलर के मृदभांड हुआ करते थे। ठीक है, लाल रंग के मृदभांड हुआ करते थे।
और उसपे जो है काले रंग की आकृतियां बनी होती थी। ठीक है, पूरा रेड कलर होता था। मान लीजिए ये कोई मृदभांड है, ये पूरा रेड कलर है और उसपे जो है ब्लैक कलर की पूरी डिजाइन की रहती थी। लेकिन अगर आप आ जाएंगे किस पे, वैदिक संस्कृति में, आर्यों के समय आएंगे तो उस समय धूसर मृदभांड, ग्रे, ठीक है, धूसर और चित्रित मृदभांड यानी कि ग्रे कलर का होता था, जिसको हम पेंटेड ग्रे वेयर भी कहते थे। तो उस समय जो इस्तेमाल किया जाता था वो किया जाता था वैदिक संस्कृति के समय में, जिस वजह से हम इसको आर्यों के पूर्व रखते हैं। ठीक है, किसे, सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो मृदभांड उसका कारण है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए, अगर मैं फास्ट हो रही होंगी तो थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करिएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कब समय जितना बहुत हो जाएगा अगर मैं बहुत आराम से आपको बताना शुरू की, और मैं कोशिश करूंगी बहुत सारी चीजें बता दूं, क्योंकि मैंने बताया ना एमसीक्यू के साथ साथ ये पूरा चैप्टर भी रिवीजन कराने का प्रयास कर रही हूं मैं। तो थोड़ा सा फास्ट भी हूं तो कॉपरेट करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, यूपीपीसीएस मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है, क्यों भिन्न है भाई? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल थी। ठीक है, बिल्कुल थी, क्योंकि हमने बताया ना कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो पहली जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पे नगरों की विशेषताएं पाई जाती थी, और जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ग्रामीण विशेषताएं यहाँ पे पाई जाती थी। यहाँ व्यापार प्रधानता थी, यहाँ पे कृषि की प्रधानता थी, पशुपालन था प्रारंभ में, बाद में आकर के कृषि का, उत्तर वैदिक काल में कृषि हो जाता है। यहाँ पे इसके पास जो है चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल थी। यहाँ पे देखिए पिक्टोग्राफिक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, भाव चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, आपका चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे हम पिक्टोग्राफिक लिपि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये दाएं से बाएं की तरफ ये लोग लिखा करते थे, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं, जैसे सांप चलता है ना वैसे। इसको सर्प लेखन भी कहा जाता था, और इस तरह इसको देखिए कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, बुस्ट्रोफेन भी कहा जाता है इस लिपि को, जिस तरीके से ये लिखते थे दाएं से बाएं। ठीक है, सर्प लेखन की तरह ऐसे लिखते थे, यूं। ठीक है, यूं लिखा करते थे। ठीक है, लगभग इसमें जो चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता था लगभग 52 चिन्ह अभी तक पहचाने गए हैं। 52 चिन्हों का इस्तेमाल ये लगभग करते थे, और सर्वाधिक जो प्रचलित चिन्ह हुआ करता था दोस्तों वो मछली का हुआ करता था। यूं जो था देखेंगे आप, ऐसे था, मछली का हुआ जो चिन्ह हुआ करता था। सर्वाधिक जो प्रचलित चिन्ह किसका था, मछली का था। तो ये देखा जाए चित्रलेखीय लिपि का इस्तेमाल करते थे। और वहां पे वैदिक संस्कृति में तो पहले देखिए ये क्या करते थे, बोल करके, फिर संस्कृत भाषा का आगे चल के इस्तेमाल होने लगा। अगला देखिए, इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल था। ये लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे की तो खोज जाएंगे उत्तर वैदिक काल में होगा। ठीक है, 1000 ईस्वी में होगा। तो ये तो कांसे से परिचित थे, ये तांबे से परिचित थे, ये टीन से परिचित थे, उनको मिला करके फिर तांबा, टीन और यहाँ पे कांसे, इन सब धातु का ये इस्तेमाल क्या करते थे, लोहे से ये परिचित नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस कारण से हम इन्हीं सब के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता को वैदिक सभ्यता से भिन्न रखते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन का नेचर समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं दो संस्कृतियों के बीच का, तो आपको पढ़ना इसी तरीके से। आप ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, नहीं, आपको हर चैप्टर के साथ तुलना करना है कि अच्छा पहले ऐसे था अभी ऐसे है, पहले ऐसा नहीं था अभी ऐसे हो गया। तो तुलना करते हुए आपको पढ़ना है, क्योंकि तुलनात्मक प्रश्न ही यहाँ बन रहे हैं। देखिए, यहाँ दो संस्कृतियों के बीच में तुलना किया जा रहा है कि उस संस्कृति में क्या था, इस संस्कृति में क्या नहीं है। ठीक है, तो ये भिन्नता देखी जा रही है, तो आपको अपनी स्टडी भी इसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है। ये देखिए क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, दोनों ही पीसेस प्री में 2 साल के अंतराल पे। देखिए कितना ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। 1996 में, 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत की बात करें तो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, शिलालेख है, पक्की मिट्टियों की मोहरों पर अंकित लेख है, पुरातात्विक खुदाई है, या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों अगर हम बात करें किसके बारे में, यहाँ पे देखिए शिलालेख तो है, लेख है। अब हमने क्या बोला, लेख यहाँ पे भी, लेख यहाँ पे है। क्या हमें लिपियों की जानकारी है, क्या लिपि अभी तक पढ़ी जा चुकी है? लिपि तो है, लेकिन अभी हम पढ़ने में जो है, पढ़ने में असफल है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं भाई,
हमें तो हड़प्पा जानकारी जो है वो शिलालेखों से नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हमने अभी तक इसकी लिपि नहीं पढ़ी है। जो पक्की मिट्टी की जो मोहरे हैं उस पे भी जो शिलालेख है वो भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो भाई जानकारी मिल कैसे रही है? पुरातात्विक खुदाई से जो इनके द्वारा इस्तेमाल की हुई चीजें थी, मृदभांड थे, बर्तन थे, जो अनाज थे, जो यहाँ पे अवशेष मिले, जीवाश्म मिले हैं, जो इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए जो सारी चीजें, जो वस्तुएं थी, ठीक है, उसी से हमें इनके बारे में जानकारी मिल रही है कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी, इनका धार्मिक पक्ष कैसा रहा होगा, इनकी सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी रही होंगी, जिस तरीके का इन्होंने नगर वगैरह बसाया था, उन सब के आधार पे हम थोड़ा अनुमान लगा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता ऐसी रही होगी, है नहीं, अनुमान है। अभी तो बदलेंगी चीजें, जब हम लिपियां पढ़ लेंगे तो बहुत सारी नई जानकारी हमें मिलेंगी, लेकिन अभी हम पूरी तरीके से जो जानकारी का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? पुरातात्विक खुदाई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा हमें पता चल रहा है, देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है और बता रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कौन प्रकाश डाल रहा है। शिलालेख आ गया, देख लीजिए, फिर से वही प्रश्न है, रिपीट किया हुआ है दोस्तों। ठीक है, कि आपको शिलालेख कैसे पता चलेगा भाई? लिखावट आ गई, लेख आ गया, हटा दीजिए, यहाँ पे भी लेख आ गया भाई, हटा दीजिए। धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी भाई हमें लिपियों की तो जानकारी होगी ना, ग्रंथ लिखा है, कैसे पढ़ेंगे, इसको भी हटा दीजिए। पुनः क्या आंसर हो जाएगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई। अगर एक पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है कि भाई सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता जो है वो आद ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आता है, यानी कि हमें साहित्यिक स्रोत से इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही। साहित्यिक स्रोत है लेकिन लिपियों की जानकारी के अभाव में हम अभी भी पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर निर्भर है। जो पुरातात्विक साक्ष्य है, तो लेख जहां पे आ जाए वो तो हमें हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए लेख हमें हर जगह दिख रहा है। धार्मिक ग्रंथ को भी पढ़ने के लिए लिपि की जानकारी की आवश्यकता होनी चाहिए, लिखावट है तो पढ़ना है, यानी कि जो कुछ भी है हमारे पास यही है जानकारी का, पुरातात्विक संबंधी खुदाई। इसीलिए आपको बहुत सारे स्थानों के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि जो साक्ष्य मिलेंगे वो कहीं कहीं से मिले होंगे। आपसे पूछा जाएगा भाई ये कहाँ से मिला, जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, हमें यहाँ से इस तरह के मृदभांड मिले, कहाँ से मिले, और भी कई सारे ऐसे जो स्रोत है, जो साक्ष्य कहाँ से मिले। इसीलिए हमें जगह का नाम पूछा जाता है, इसीलिए हमें जगह याद भी करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वहां पाई गई क्या? वहां पाई गई भाई क्या? अभी फिर से आ गया, देखिए मंदिर के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। ये देख लीजिए, राजस्थान यहाँ पे पीसीएस में आया था 1996 में, मंदिर नहीं मिला है अभी तक। मूर्तियां मिली हैं लेकिन मंदिर के अवशेष हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह में मंदिर के अवशेष हमें देखने को मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। भाई लिपि जानकारी का स्रोत कैसे हो सकता है? लिपि कैसे होगा भाई? क्योंकि अभी तो हम पढ़ ही नहीं पा रहे। देखिए यहाँ से बर्तन जेवर मिले, हथियार नहीं मिला है, किसी भी तरह का जो है हड़प्पा सभ्यता में हथियार की खोज नहीं हुआ है, कोई भाले तलवार नहीं मिली है। इसीलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को शांति प्रिय लोग कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह के यहाँ पे युद्ध के साक्ष्य, आक्रमण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे बर्तन मिले हैं, जेवर मिले हैं, औजार, लेकिन हथियार नहीं मिले, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे, ये भी नहीं। बचा क्या दोस्तों? मोहरे बची। मोहरों से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने भी पूरा स्थलों की जो खोज की गई हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वहां से लगभग 3000 से अधिक जो है मोहरें मिल चुकी हैं। ठीक है, 3000 से अधिक मोहरें वहां से प्राप्त हुई हैं। और इन मोहरों पे देखिए, ये जो मोहर हुआ करती थी जिस तरह के, इस पे देखिए कुछ बहुत सारे चित्र बने हुए थे, कई तरह के लेख भी लिखे गए थे, जो है एक तरीके से यहाँ पे जो मोहरों पर जो चित्र थे उसमें विभिन्न जो है लेखों के साथ साथ कई तरह के चित्र मिला करते थे। और इन चित्रों के ही माध्यम से हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है? विभिन्न इनके क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिल रही है, विभिन्न इनके विश्वासों के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे कि बहुत सारे मोहरों पे इनके देखिए मातृ देवी की प्रतिमा छपी हुई है, पशुपति शिव की प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पे पशुपति शिव की प्रतिमा है। तो ये हमें इनके धार्मिक जो है विश्वास के बारे में बता रहा है।
इसी तरीके से बहुत सारे मोहरों पे जो है नाव के चित्र मिले हैं, जिससे कि इनके जो है इन्हीं मोहरों से हमें इनके व्यापार के बारे में जानकारी मिल रही है। इन्हीं मोहरों से हमें इनके सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में पता चला है, ये किन किन चीजों से परिचित थे, किन किन चीजों पे ये विश्वास करते थे। ये सारी चीजें हमें जो जानकारी दे रही है, ये मोहरों पर जो चित्र अंकित हुए हैं वो हमें जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता में जो है बहुत सारे ऐसे जो है मोहरें मिली हैं और इस पे जो चित्र अंकित किए गए हैं उससे हमें इनके विभिन्न विश्वासों के बारे में, विभिन्न कार्यकलापों के बारे में जानकारी मिल रही है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जो है इन मोहरों पर किसका चित्र अंकित किया गया है दोस्तों, तो सर्वाधिक जो अंकन है वो पीपल के पेड़ का है। पीपल का पेड़, पीपल पेड़, और साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों एक यहाँ पे बिना कुबड़ वाला बैल कह सकते हैं। ठीक है, बिना कुबड़ वाले बैल का, ठीक है, कुबड़ वाले बैल का, ठीक है, जिसका हम कहते हैं एक श्रृंगी पशु भी कह सकते हैं, एक श्रृंगी पशु। ठीक है, एक श्रृंगी पशु। यूनिकॉर्न आप लोग देखे होंगे ना, यूनिकॉर्न, उसका हमें सर्वाधिक चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इसे ये बहुत पवित्र पशु माना करते थे। ठीक है, जो मोहरें बनी हुआ करती थी, देखिए जो सर्वाधिक आपसे पूछा गया किसकी बनी होती थी, तो सेलखड़ी की बनी हुआ करती थी। ठीक है, सेलखड़ी धातु की ये बनी हुआ करती थी। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, सबसे ज्यादा मोहरें, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा जो मोहरें मिली हैं वो मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, ऐसी मोहरें जिनपे कोई ना कोई लेख लिखा हुआ है, तो वो कहां से मिला है दोस्तों, वो हड़प्पा से मिला है। तो सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें, ठीक है, लेख युक्त मोहरें कहां से मिली हैं, वो मिली है हड़प्पा से। सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ये चीज थोड़ा सा, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। उम्मीद कर रही हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही है तो ओके करते जाइए। ठीक है, कमेंट में बताते चलिए कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और हमारा अगला प्रश्न है कि ये देखिए, ये आपको बताया गया है, इसमें कुछ इतिहासकार हैं, ठीक है, पुरातत्वविद है, और वो किससे संबंधित है, उन्होंने कुछ अपने विचार दिए हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति से संबंधित। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है उससे संबंधित विचार दिया गया। यहाँ पे एक तरफ आपको देखेंगे तो वो नाम दिया गया है विद्वानों का, और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में जो बात बोली है उसका क्या सही है क्या गलत है ये हमें देखना है। तो प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, किसके संबंध में, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध में। राजस्थान प्री एग्जाम में आया था, ये री एग्जाम लिया गया था 2013 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, काफी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन देख सकते हैं, एम रफीक मुगल जो कि हड़प्पा सभ्यता ने, इन्होंने बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा लिए थे। जेएच मैके, इन्होंने बोला सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिन विलन ने बोला कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवसन हुआ था। अमलंदा घोष ने बोला कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव था वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है इस पे विचार। देखिए करेक्ट आंसर जो है उसका ये है, मतलब ये गलत है एम के, यहाँ पर रफीक मुगल इन्होंने ऐसा नहीं बोला था हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ये, बाकी इन लोगों ने जो बोला था वो सही है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति को लेकर के दो मत है। एक तो आपका स्वदेशी मत है, ठीक है, क्लास लिया होगा जिन लोगों को वो पता होगा। दूसरा आपका देखा जाए विदेशी मत है। स्वदेशी मत किससे संबंधित है दोस्तों, विकासवाद से। ठीक है, एक होता है देखिए विकासवाद होता है, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत। दूसरा देखा जाए विसरणवादी सिद्धांत, ठीक है, विसरणवादी सिद्धांत। विसरणवादी मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ बढ़ना। विकासवादी मतलब अपने ही जहां पे क्षेत्र थे धीरे धीरे डेवलप करके ग्रोथ करके करते हम विकास कर गए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने बोला कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, यानी कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे, वो उस अपना क्षेत्र छोड़ करके इधर की तरफ बढ़े होंगे, पूर्व की तरफ, और सिंधु वाले क्षेत्र में आए होंगे, और इन्होंने आकर के भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। तो बहुत सारे विद्वानों ने ये बोला, बहुत सारे विद्वानों ने ये बोला कि नहीं भाई, भारत में ही ऐसी कोई सभ्यताएं थी जो कभी ग्रामीण स्थिति में थी और अपरिपक्व थी, लेकिन धीरे धीरे वो अपना जो है क्रमिक विकास करके परिपक्वता की तरफ बढ़ी, और इसने विशाल, इतने सभ्यता का नींव रखा।
वो कौन थे? वो स्वदेशी मत को देने वाले थे, यानी कि विकासवादी, क्रमिक विकास के आधार पर उन्होंने इस सभ्यता के उत्पत्ति का मत दिया। अगर हम देखें स्वदेशी मत देने वाले इतिहासकार कौन थे? विदेशी मत। देखिए विदेशी मत को कौन मान रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये ईजे मैके है, यहाँ पे मार्टिवर विलर भी है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो क्रैमर ने भी दिया था, ठीक है, क्रैमर ने दिया था, गार्डन चाइल्ड ने भी दिया था। ये लोग क्या थे? गार्डन चाइल्ड। इन्होंने क्या दिया था भाई? बोला था भाई ये तो विदेशी मत है, ठीक है। विलर की बात, एसजी संकालिया ने भी दिया था, एसजी संकालिया ने भी बोला था। और अगर हम बात करें स्वदेशी मत को मानने वाले कौन थे, एक तो आपको अमलंदा घोष दिख रहे हैं, दूसरा देखा जाए राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी, हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो को खोजने वाले राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी की खोज की थी, अरे वहां पे हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है। और अगर हम बात करें रोमिला थापर जी भी इसकी समर्थक है, रोमिला थापर, ठीक है, रोमिला थापर हो गई। और अगर देखा जाए धर्मपाल अग्रवाल, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया, यानी कि डीपी अग्रवाल, धर्मपाल अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल, इन लोगों ने क्या किया? इन्होंने स्वदेशी मत का इन्होंने क्या किया? समर्थन किया, ठीक है। और बाकी विदेशी मत, तो ध्यान रखिएगा दो मत थे, स्वदेशी विदेशी। स्वदेशी यानी कि विकासवादी सिद्धांत, विश्रणवादी सिद्धांत, विदेशी मत, ठीक है। तो ये थे, इनका आपको ध्यान रखिएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर, यानी कि गलत क्या है? एम रफीक मुगल। इन्होंने देखिए हड़प्पा सभ्यता ने, मेसोपोटामिया ने, इन्होंने बोला था कि भाई स्वदेशी मत का इन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। आइए मैच द फॉलोइंग करके प्रश्न आ गया। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, और ये प्रश्न हमारा देखिए यूपी आरओ मेंस में पूछा गया था, रिसेंटली पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। और एक तरफ स्थान दिया है, उस स्थान के खोजकर्ता कौन रहे ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिया है, इसको सम्मिलित करना है। सूची 1 में हड़प्पा स्थल है, एक तरफ उसके कौन है खोज। हड़प्पा का देखिए हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, एक तरफ देखिए एमजी मजुमदार है, ठीक है। यहाँ पे बात करें एमजी मजुमदार हो गए, और फिर उसके बाद क्या है? जॉन मार्शल हो गए, दयाराम साहनी हो गए, और फिर उसके बाद क्या है? बीबी लाल हो गए, ठीक है। ये हमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता ये मतलब कौन कौन से खोज करता है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं हड़प्पा सभ्यता को। देखिए हड़प्पा जो स्थान था किसने खोजा था? अभी हमने बोला कि किसने खोजा था दोस्तों, यहाँ पे दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज किया था, ठीक है। हस्तिनापुर आपका आ गया। देखिए यहाँ से क्या हमें दिख रहा है आंसर? बिल्कुल दिख रहा है। आपको ज्यादा जाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लग गया। अब हमें देखना है 3 सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो एग्जाम में समय बचाने के लिए फटाक से हम यहाँ मार्क कर लेंगे, लेकिन वहां यहाँ तो एग्जाम, वहां एग्जाम है, यहाँ तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। हस्तिनापुर की बात किया जाए दोस्तों तो बीबी लाल ने जो है इसकी खोज की थी। तक्षशिला की दोस्तों बात किया जाए, ठीक है, तो इसका जो है बात देखा जाए जॉन मार्शल, और कोसाम्बी की बात किया जाए तो एमजी मजुमदार, ठीक है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कौन सी संस्कृति से? हड़प्पा संस्कृति से। पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से। ताम्रपाषाण संस्कृति से मिल ही नहीं सकते। चांदी के आहत सिक्कों में, ये तो बहुत समय के बाद की है। आहत सिक्के तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में शुरू होते हैं, और हड़प्पा सभ्यता तो उसके पहले की सभ्यता है। और चांदी का इस्तेमाल हड़प्पा वासी जो है वो करने लगे थे, बहुत सारे धातुओं से वो परिचित हो गए थे। IAS प्री 1994 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हड़प्पा संस्कृति से जो है हमें चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते थे। हड़प्पा जो वासी थे इनको चांदी के साथ साथ देखा जाए तांबे का भी ज्ञान था, टीन का ज्ञान था। इसको मिला करके तो वो तांबा ही कांस से बनाते थे, कांस्य युगीन सभ्यता कहते थे। सोने से भी ये परिचित थे, सोने का ज्ञान था इनको, बहुत सारी धातुओं का ज्ञान था। फिरोज जो रत्न होता है उससे भी ये परिचित थे, सीसा से ये परिचित थे, ये सारी चीजों से ये परिचित थे। जो चांदी का ये प्रयोग करते थे उसको ये कहां से लाते थे? ये जो हड़प्पा, हमें देखेंगे हड़प्पा वासी जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जो थे लोग, वहां के जो निवासी थे वो चांदी की विधिवत जो है इस्तेमाल क्या करते थे। देखेंगे तो चांदी के हमें बहुत सारे साक्ष्य भी मिले हैं। कहां से दोस्तों? जैसे कि अगर हम बात करें हरियाणा का एक स्थान है, ठीक है, कुनाल, हरियाणा के कुनाल से हमें चांदी के मुकुट मिले हैं, ठीक है। कहां से? हरियाणा का यह स्थान है कुनाल, हरियाणा का। चांदी के मुकुट मिले हैं, चांदी मुकुट मिला है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न। उसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो है,
ठीक है। मोहनजोदड़ो से हमें कलश मिला है, चांदी का कलश मिला है, चांदी कलश मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ये सब पॉइंट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से। ये हड़प्पा के वासी जो थे ये चांदी को कहां से प्राप्त करते थे दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे राजस्थान का एक स्थान है जावर, ठीक है, जावर है, वहां से। और अजमेर के पास में वहां पे अजमेर की खाने थी, अजमेर में, ठीक है, जो राजस्थान में अजमेर की खाने थी, वहां से ये चांदी प्राप्त किए थे। इतना ही नहीं, चांदी का आयात भी करते थे ये ईरान से, अफगानिस्तान से। ये क्या करते थे? चांदी का आयात भी करते थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चांदी का मुकुट कहां से मिला? हरियाणा के कुनाल से मिला। चांदी का कलश मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा वासी कई सारी धातुओं से परिचित थे, लेकिन हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? लाल, नीला, हरा, पांडु नीला। देखिए अभी हम लोगों ने पहले ही बात किया था, ये बिहार पीसीएस प्री 1995 में ये प्रश्न पूछा गया था और करेक्ट आंसर है लाल, ठीक है। कि रेड कलर के बर्तन बनाते थे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि लाल रंग का बर्तन हुआ करता था, ठीक है, जिसपे काले रंग का ये चित्र उकेरा करते थे, काले रंग के चित्र ये बनाया करते थे। प्रारंभ में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, देखिए इन्होंने क्रमिक विकास किया, धीरे धीरे जो प्रोसेस वो करते थे उसमें धीरे धीरे नई नई चीजों का इन्होंने इजाद किया। प्रारंभ में जो बर्तन बनाया करते थे ये मिट्टी के, वो चाक पर बनाया करते थे, लेकिन पैरों से चलने वाले चाक का ये इस्तेमाल करते थे। लेकिन आगे चल करके जब हड़प्पा सभ्यता जब परिपक्व अवस्था में आती है 2300 ईस्वी के बाद से, तो उस समय ये हाथों के बने हुए चाक के बर्तन का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। और हमने देखा कि ये लाल रंग का बर्तन बनाते थे और उस पे काले रंग की जो है ये क्या करते थे? डिजाइन बनाया करते थे, ठीक है। हमने ये भी देखा वैदिक संस्कृति में तो धूसर मृदभांड, धूसर चित्रित मृदभांड यानी कि ग्रे कलर का मृदभांड का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो है ये किस रंग का उपयोग करते थे? लाल रंग का इस्तेमाल करते थे और उस पर काले रंग का क्या करते थे? डिजाइन बनाते थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पीसीएस प्री 1992 में ये प्रश्न आया था। देखिए बड़ा आसान होता है, मैं भी आपको लगा देती मूर्ति पूजा का आरंभ, 4 ऑप्शन देखती, एक टिक करके चल देती। ऐसे तो आपकी चीजें तैयार नहीं होंगी, थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ दोस्तों वो माना जाता है, ये पूर्व आर्य के समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय तो बहुत बाद का समय आता है, ये तो देखा जाए 1000 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व का समय है। मौर्यों का समय दोस्तों अगर देखा जाए तो ये लगभग जो है ये 300 इसके बाद का ईस्वी के बाद से देखा जाए 186 ईस्वी तक का ये माना जाता है, ठीक है, ईस्वी पूर्व का समय जो है। वही हम कुषाणों का काल देखा जाए तो बहुत समय देखिए जो कनिष्क शासक था वो इस समय था 78 ईस्वी के समय में था। वही बात करें पूर्व आर्य यानी कि हड़प्पा सभ्यता, पूर्व आर्य की सभ्यता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। आर्य की सभ्यता वैदिक सभ्यता। इस समय मूर्ति पूजा जो है इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। हमें देखेंगे कि बहुत सारे, अगर आप बात करेंगे मूर्ति पूजा जो है, अभी तक मूर्ति पूजा का जो है प्रारंभ एक तरीके से यहाँ पे किसी भी तरह का हमें जो है साहित्यिक जो है साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध नहीं है हड़प्पा वासियों का। देखिए हमने बात किया था कि देखिए जो साक्ष्य है पूरा तात्विक साक्ष्य है और दूसरा देखा जाए तो साहित्यिक साक्ष्य है। तो साहित्यिक साक्ष्य तो हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, जिस कारण से जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता वासियों की जो दार्शनिक पक्ष है, धार्मिक जो दार्शनिक पक्ष है, उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे पूरा तात्विक स्रोत मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, मातृदेवी की मूर्ति मिली है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है और भी बहुत सारे ऐसी जो है मूर्तियां मिली, जिस कारण से हमें इनके कर्मकांडीय पक्ष के बारे में जो है पता चल रहा है कि ये किन किन चीजों की पूजा किया करते होंगे। तो जो दार्शनिक पक्ष लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का देखा जाए तो हमें जो है मूर्ति पूजा का साक्ष्य कहां से मिलते हैं? जैसे कि बहुत सारी जो है मातृदेवी की प्रतिमा मिली है, यहाँ पे पुरुष देवता की प्रतिमा मिली है जिसे हम पशुपति शिव कहते हैं। यहाँ के लोग लिंग योनि की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, ये लोग जल आदि की पूजा करते थे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे दोस्तों? मातृदेवी की पूजा करते थे, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता को मातृदेवी मातृ प्रधान सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो सर्वाधिक मूर्तियां मिली है वो किसकी मिली है? मातृदेवी की मूर्तियां मिली है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आगे जाके देखते हैं तो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है, उस मोहर पे देखिए एक ध्यान योग में बैठा जो है
क्या मिलता है, पुरुष की हमें मुद्रा मिलती है, ठीक है, आकृति मिलती है, ठीक है। तो क्या, तीन मुख मान ले, तीन मुख। देखिए एक व्यक्ति बैठा है ध्यान मुद्रा में जिसके तीन मुख है, ठीक है। आप उसकी फोटो गूगल सर्च करके देख लीजिएगा, पता चलेगा उसके तीन मुख हैं और उसके आसपास पशु हैं। जैसे कि अगर हम बात करें उस बैठे हुए व्यक्ति की, तो उसके जो सिर पर तीन सिंह है, तीन मुख के साथ तीन सिंह है, ठीक है। अगर हम देखें कि उसके बाईं ओर क्या है, बाईं ओर गेंडा है, ठीक है, गेंडा है और भैंसा है। दाईं ओर क्या है दोस्तों, दाईं ओर भी उसके दो पशु, हाथी और चीता है, हाथी और चीता। और सामने देखेंगे नीचे की तरफ उसको हिरण देखने को मिलेगा, दो हिरण है। तो एक देख रहे हैं कि ध्यान योग में बैठा व्यक्ति जिसके तीन मुख है, जिसके तीन सिंह है और वो उसके चारों तरफ पशु उसको घेरे हुए हैं, जिस कारण से इस देवता को पशुपति नाथ कहा गया है, या फिर हम इसे पशुपति शिव भी कहते हैं। जो विद्वान जॉन मार्शल है, जो महानिदेशक रहे थे भारतीय पुरातत्व विभाग के 1902 से लेकर के 1928 तक, उन्होंने जो है इस जो है पशुपति शिव को क्या कहा दोस्तों, आदि शिव कहा, प्रोटो शिव की संज्ञा दी। पूछा गया है आपसे, प्रोटो शिव की संज्ञा किसने दिया, जॉन मार्शल ने दिया, ठीक है। इसके अलावा भी देखा जाए, यहाँ के लोग जो है पृथ्वी को भी पूजा करते थे, ठीक है, पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। क्यों भाई, क्योंकि जो हड़प्पा स्थल है वहां से एक मूर्ति मिली है, उस मूर्ति, एक स्त्री की मूर्ति मिली, उस स्त्री के मूर्ति के गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिस वजह से इन्होंने जो है पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में रखते हुए पृथ्वी की भी पूजा की है। तो हमें यहाँ पे जो है जो मूर्तियां वगैरह मिली हैं उससे हमें इनकी मूर्ति पूजा का आरंभ हम मानते हैं, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे कर्मकांडी पक्ष हमें पक्ष देखने को मिले हैं, जैसे कि कालीबंगा से हमें, कालीबंगा लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये सारी चीजें मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। देखिए टेराकोटा क्या होता है, जो मिट्टी होता है उसको जब हम आग में पका करके कोई आकृति का रूप देते हैं, कोई खिलौने का रूप देते हैं, उसी को हम टेराकोटा कहते हैं। मोहरों पे भी बहुत सारे चित्र अंकित थे, लेकिन ऐसा कौन सा पशु है जो था लेकिन उसके जो है किसी भी जगह से अंकन नहीं है। हाथी है, गेंडा है, बाघ है, गाय है, क्या है। आईएएस 2001 में ये प्रश्न पूछा गया है और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय। गाय तो थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी जो मोहरें मिली है, अधिकांश मोहरों पर हमने देखा कि पशुओं की चित्र जो है, जानवरों की आकृतियां अंकित है। कुछ चित्रों पे देवी देवताओं के भी चित्र अंकित है, जैसे कि हमने देखा मातृ देवी का, हमने देखा पशुपति शिव का। बहुत सारे चित्रों पे जो है पशुओं के हमें आकृतियां मिलती है, ठीक है। अगर सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा आकृति देखने को मिली है दोस्तों, वो पीपल की मिली है, या फिर जिसे हमने यूनिकॉर्न कहा है, एक श्रृंगी पशु की आकृति मिली है, या फिर कुबड़ वाला बैल, ठीक है, उसे। देखिए तीन ऐसे पशु हैं, देखिए जिसको गाय, ऊंट, ठीक है, और यहां पे हमें देखने को मिल जाएगा क्या, घोड़ा। ये जो तीन पशु हैं, इन तीनों पशुओं का अंकन किसी भी मोहरों पे नहीं देखने को मिला। ये थे ऑब्वियस है, बैल का अंकन मिला है, कुबड़ वाला बैल, बिना गाय के बैल कैसे, ठीक है। तो गाय नहीं होगी, गाय से ये परिचित थे, लेकिन इनको इन्होंने किसी भी मतलब एक तरीके से गाय के चित्र का अंकन, ऊंट के चित्र का अंकन, घोड़े के चित्र का अंकन किसी भी मोहरों से हमें प्राप्त नहीं हुआ है। जो अंकन मिला है, जैसे कि हमें हाथी भी देखने को मिला है, गेंडा देखने को मिला है, बाघ देखने को मिला है, हिरण देखने को मिला है, ठीक है, भेड़ देखने को मिला है, बिल्ली, कुत्ता, इन सब चित्रों का अंकन हमें मिला है, लेकिन कहीं से भी हमें इनके अंक जो है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है। गाय तो आगे चल करके बहुत प्रधान होगी दोस्तों। इस समय देखिए व्यापार प्रधानता थी, तो इतना जब पशुपालन का बहुत ज्यादा महत्व नहीं था, और आगे चल करके जब ये हड़प्पा सभ्यता, जब आगे चल के वैदिक सभ्यता आएगी, तो वैदिक सभ्यता में गाय को क्या ज्यादा, बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा। वैदिक काल में गाय को अघन्या कहेंगे, जिसको वध नहीं किया जाए। गाय को जो है एक धन के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाथी, गेंडा, बाघ का तो हमें चित्रण अंकन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। चार स्थल यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ये भी रिसेंट में प्रश्न पूछा गया था।
ठीक है, 2019 में। और इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल नहीं। जिन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता की क्लास की होगी उन्हें पता है, चन्होदड़ो, कोट दिज्जी, देसलपुर और सहोगोरा, इसमें से कौन सा स्थल नहीं है दोस्तों? सहोगोरा जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। पूरे हम लोग हिस्ट्री में कहां पढ़ते हैं सहोगोरा के बारे में, ये जान लीजिए। सहोगोरा की दोस्तों जो बात की गई है वो देखिए, जब हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जब उसका समय चल रहा होता है, जब वो शासन करता है, तो उसके शासन काल के अंतिम दिनों में मगध में, देखिए मगध में क्या हो जाता है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। ठीक है, 12 वर्ष का अकाल पड़ता है। और इस अकाल के दौरान, ठीक है, जो एक तरीके से जो भंडार होता है, जिसमें हम अनाज भंडार जो होता है, अकाल के दौरान जो एक तरीके से भी जो अनाज भंडार में जो रखा जाता है अनाज वगैरह, उससे निपटा जाता है। ठीक है, एक तरीके से क्या होगा कि अनाज भंडार होता है, जब अकाल वगैरह की स्थिति होती थी तो उससे निपटने के लिए उसी अनाज भंडार से क्या किया जाता था, अनाज निकाल के लोगों को वितरित किया जाता था। तो ये जो सहोगोरा जो स्थान है, जो कि कहाँ है दोस्तों, गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है। गोरखपुर कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। अभी देखिए रिसेंट में गोरखपुर गांव नहीं, जो कि हरियाणा में उत्तर भारत का पहला वो लगाया जा रहा है ना, परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, वो नहीं, गोरखपुर जो कि चेरी चौरा कांड से संबंधित है। और यहाँ पे जो है एक सहोगोरा अभिलेख मिला है, जो कि अशोक के पहले का अभिलेख है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का अभिलेख है। और इस अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस तरीके से उस 12 वर्ष के अकाल से निपटने के लिए जो है सरकार ने जो योजनाएं चलाई थी, उस समय जो गवर्नमेंट यानी कि जो राजा के द्वारा योजना चलाई थी, वो हमें सहोगोरा अभिलेख से मिलता है। एक और अभिलेख था दोस्तों, जो कि देखा जाए महास्थान अभिलेख, वो भी यहीं से संबंधित है। महास्थान अभिलेख आप जान सकते हैं, जो कि बोगरा। बोगरा कहाँ है दोस्तों, बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में, वहां से हमें ये जानकारी मिलती है। तो ये सहोगोरा अभिलेख जो हड़प्पा स्थल नहीं है। चन्होदड़ो की दोस्तों बात किया जाए तो आप देख सकते हैं चन्होदड़ो कहाँ पे है दोस्तों, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। आइए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए चन्होदड़ो की दोस्तों बात किया जाए तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा सहोगोरा। बाकी चन्होदड़ो देखिए, इसके बारे में जो जानकारी आप ले सकते हैं। इसकी जो खोज की गई थी दोस्तों 1931 में की गई थी। ठीक है, 1931 में किसके द्वारा, एमजी मजुमदार जी के द्वारा की गई थी। एमजी मजुमदार जी के द्वारा की गई थी चन्होदड़ो की खोज। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए, और इसका उत्खनन कार्य लेकिन जो हुआ था 1935 में हुआ था, किसके द्वारा, मैके के द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। कहाँ पे है ये दोस्तों, चन्होदड़ो दोस्तों सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये स्थल। यहाँ से बहुत सारी चीजों के साक्ष्य मिले, जैसे कि मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, और ये एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था जहां पे वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं हमें। वही बात करें कोट दिज्जी कहाँ पे है दोस्तों, कोट दिज्जी की बात किया जाए तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है ये। ठीक है, सिंध प्रांत लिख सकते हैं आप लोग, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वही बात किया जाए देसलपुर दोस्तों कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में है ये। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, सहोगोरा। ठीक है, ये मौर्य काल से संबंधित ये स्थल है। ठीक है, मौर्य काल से, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी देखिए, एक तरफ प्राचीन स्थल है और एक तरफ वहां से कौन सी चीजें हमें मिली हैं, पुरातात्विक जो स्रोत है वो कौन से, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि यहाँ पे सूची 1 जो कि प्राचीन स्थल है, सूची 2 की जो कि पुरातात्विक खोज है, तो सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा, बनावली। आइए एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे आईएएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था 2002 में। लोथल देखिए दोस्तों कहाँ पे है, चूंकि ये गुजरात में है। और लोथल किस लिए जाना जाता है दोस्तों, अपने गोदीवाड़ा के लिए जाना जाता है। ठीक है, बंदरगाह लोथल, यहीं से व्यापार हुआ करता था। जो हड़प्पा वासियों का देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से सुमेरियन सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता से व्यापार यहीं से हुआ करता था। बात करते हैं कालीबंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोथल कहाँ पे, गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान से, जहां से हमें क्या मिला है, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा
धोलावीरा दोस्तों कहाँ पे है? ये देखा जाए गुजरात में। धोलावीरा की बात किया जाए तो ये अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता था। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी इसको 2021 में शामिल किया गया है। धोलावीरा को 40वां स्थान है गुजरात में। और यहाँ पे अगर जो चीज मिली है वो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। बनावली दोस्तों कहाँ पे है? हरियाणा में है। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। और ये अपनी पक्की ईंटों की बनी हुई हल्की प्रतिकृति जो है इसके लिए जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर देखा जाए क्या हो गया? 2 1 4 3। तो हम अगर आंसर पे चले, क्या हमें कहीं दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी पे दिख रहा है। कौन सा आंसर हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो स्थल आपको दिखते जा रहा है कहाँ पे है वो भी आप ध्यान में रखते चलना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे भाई? मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। बार बार चीख चीख के ये बात समझाई हूं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य दोस्तों हमें जो मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा दोस्तों काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कहाँ? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है ये स्थान कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हनुमानगढ़ जो जिला है वहां से कौन सी नदी, इसकी खोज अगर देखा जाए किसके द्वारा किया गया था? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष, ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये देखिए जो प्राचीन सरस्वती नदी थी जो कि विलुप्त हो गई है, जो अभी वर्तमान की घग्गर नदी की पहचान जो सरस्वती नदी से ही किया जाता था। तो जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी के ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी के, ठीक है, बाएं तट पे है ये, बाएं तट पर। देखिए दाएं बाएं भी याद रखिएगा, पूछा गया है ये सारे प्रश्न, ठीक है। यहां से हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। हवन कुंड के भी साक्ष्य हमें यहीं से मिले, यानी कि अग्नि कुंड के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? ये भी हमें यहीं से मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें बेलनाकार मोहरें मिली हैं जो कि हमें बता रहा है कि फारस से यहाँ के व्यापार होता था। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इससे हमें जो कि ये बेलनाकार जो मोहरें थी ये मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रचलित थी, तो इससे हमें ये पता चलता है हड़प्पा वासियों का मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ क्या था? व्यापार हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो से देखिए हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं। अभी देखिए विशाल स्नानागार, अन्नागार हमें यहीं से मिला है। मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति शिव की आकृतियां मिली है। हड़प्पा की बात किया जाए तो जो है RH जो 837 कब्रगाह हमें देखने को मिलता है हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधों की जो मूर्ति है वो मिला है हमें हड़प्पा से। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिला है दोस्तों, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बहुत सारे साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है क्या है? मैच द फॉलोइंग। फिर से आ गया, देखिए मैच द फॉलोइंग कितना इंपॉर्टेंट है। और एक मैच द फॉलोइंग से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आपको सूची 1 एक तरफ दिख रहा है, सूची 2 तरफ। दूसरी तरफ ये यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया था 2017 में। एक तरफ स्थान है और एक तरफ दूसरा जो है जो स्रोत मिला था, जो पूरा तात्विक जो साक्ष्य थे, यानी कि हमें एक तरफ साक्ष्य देखने को मिल रहा है, ठीक है, साक्ष्य है। हड़प्पा से क्या मिला, लोथल से क्या मिला, ठीक है, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। अच्छा अभी तो हम लोगों ने देखा ही ना, कालीबंगा से क्या मिला दोस्तों? जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो 1 हमें लिख गया। अगर हमें दिख रहा है कि 3 के साथ 4 दिख रहा है, अरे हाँ दिख रहा है, कहाँ पे? बी में, हमें तो ऑप्शन मिल गया। पहले करेक्ट आंसर देखिए, एग्जाम में इसी तरीके से लगाना है। पहला अगर मैच द फॉलोइंग आ रहा है तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है और हमें क्या कर लेना है, जल्दी से निकल लेना। लेकिन नहीं, अरे अभी तो हमें एक जगह 4 और दिख गया। देखिए माफ करिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1 सेकेंड, यहाँ पे हमें एक जगह 4 और दिख गया। ओह, तो अब हमें क्या करना है, देखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, यानी कि हमें इसको निकाल देना है, हमें यहां से इसको निकाल देना है। अब 2 ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि अगर हमें एक चीज पता चल गई और इन दोनों ऑप्शन में डी के साथ क्या मिला है, 3 मिला है, ठीक है, यानी कि डी का 3 होगा। यानी कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। अब हमें एक ऑप्शन अगर पकड़ेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लोथल से मैंने बार बार चिल्लाया कि गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, तो
क्या आंसर आपको मिल गया यहाँ पे 1 2 4 3, ठीक है। और लोथल हमें हड़प्पा से क्या मिला है R37 कब्रगाह, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऑप्शन बी और सी निकाल देंगे। फिर हमें ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पे तो दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब हमें आंसर तो इन्हीं दोनों से निकालना है और चूंकि एक पकड़ेंगे तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई किया करें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची दिया हुआ है, एक तरफ ये दिया है कि किन नदियों के किनारे, एक तरफ ये नदी दी हुई है कि किन नदियों के किनारे ये स्थल मिले हैं, ठीक है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये यूपी पीसीएस स्पेशल 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। आइए इसके आंसर पे चलते हैं। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा जो स्थान खोजा गया था वो रावी नदी के तट पर खोजा गया था, ठीक है। रावी नदी के तट पर खोजा गया था। वही बात करें दोस्तों हस्तिनापुर का, तो हस्तिनापुर जो स्थान खोजा गया था ये गंगा नदी के तट पे खोजा गया था। तो ऑब्वियस है हस्तिनापुर हमें नॉर्थ में देखने को मिलता है। देखिए नागार्जुन कोंड जो है ये दक्षिण में है, तो दक्षिण में हमें कृष्णा नदी है, तो गोदावरी नदी पर होगा, ठीक है। अगर हम देखें क्या हमें इन दो से आंसर मिल रहा है, अगर हमें पहले हमें तो आंसर यही मिल गया। देखिए ए का 2 है, ठीक है। क्या हमें ए का 2 कहीं दिख रहा है? हाँ जी, बी में दिख रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आंसर तो हमें यही मिल गया, ठीक है। हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंड देखा जाए कृष्णा नदी के तट पे, पैठन कहाँ पे दोस्तों? गोदावरी, ठीक है, गोदावरी पैठन, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और सूची 2 में वो बस्तियां किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए ये देखा जाए, इस पे हम देखें यूपीएलडीए में ये प्रश्न पूछा गया था मेंस में। और अगर हम इसके आंसर की तरफ देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा की। देखिए हड़प्पा जो मिला था वो रावी नदी के तट पे मिला था। हमने ये देखा हड़प्पा का स्थान जो है रावी नदी के किनारे। दूसरा बात करें, देखिए हड़प्पा है भी कहाँ, ये जो है पाकिस्तान में है दोस्तों, ठीक है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान में, बार बार मैंने कहा, ठीक है। कालीबंगा की बात की जाए, देखिए ये देखा जाए घग्गर नदी, ठीक है, जिसके हम लोगों ने बात किया, जो कि कहा जाता है कि सरस्वती नदी के समय में, ठीक है, सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई उसकी पहचान घग्गर नदी से ही की जाती है, ठीक है। वही बात करें, क्या हमें यहां से आंसर मिल गया? तो देखा जाए, देखिए 1 का 3 तो है, ये हमारा ये निकल गया, ये निकल गया। अब हमें ए में भी 3 यहाँ पे दिख रहा है 3, और अगर हम देखें यहाँ पे बी में भी 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें 2 से आंसर निकालना है, और 2 से कैसे मिल जाएगा? बी यहाँ पे दोनों अलग अलग है। और अगर कालीबंगा देखा जाए दोस्तों तो बी है, तो आंसर हमारा क्या निकल गया? ए, ठीक है। आंसर तो हमें पता चल गया, ए हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे लोथल। देखिए भुगवा नदी के तट पे है, गुजरात में लोथल है। और ये देखिए रोपड़ जो कि पंजाब में है, पंजाब में रोपड़ है, और ये सतलज नदी पर है। आंसर मिल गया, ठीक है। और देखिए क्षेत्र भी पता चल गया, ये स्थान थे जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, और ये कहाँ कहाँ पे है ये आपसे पूछ लिए, हम लोगों ने देख लिया। चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न और भी पूछे जाने की संभावना है। ये जो महान स्नानागार, ठीक है, जिसे हम और भी नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बृहद स्नानागार के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, बृहद स्नानागार के नाम से जानते हैं। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। 1992 में ये प्रश्न पूछा गया था, और इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो से, ठीक है, ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से। और ये मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है ये, ठीक है, सार्वजनिक स्थल था, ठीक है, लोगों के इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक स्थल था। ध्यान रखिएगा, ये जो बृहद स्नानागार था इसका इस्तेमाल देखिए क्यों किया जाता था? धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि लोग जब कोई पूजा वूजा करना जाते थे तो इस स्नानागार में स्नान करके जाते थे। जैसे अभी भी आप जाइए, देखिए हरियाणा, वहां पे जाइए आप, जो है हरिद्वार वगैरह, तो लोग पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर जाकर के पूजा वगैरह करते हैं। तो इसके लिए भी धार्मिक जो है, इस महान स्नानागार का इस्तेमाल ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया करते थे। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें, ये जो स्नानागार था, ठीक है,
तो ध्यान रखेगा ये 39 फीट लंबा था। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछा गया है। कहेंगे कि मैडम क्यों फालतू की बातें कर रही हैं, ये सब क्या बताने की जरूरत है, लेकिन ये पूछा गया है। 39 फीट लंबा था, 23 फीट चौड़ा था ये। ठीक है, 23 फीट चौड़ा था। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे गहराई कितनी थी, तो 8 फीट ये गहरा था। थोड़ा सा जुकाम हो रखा है मुझे, थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा। ठीक है, वेदर चेंज हो रहा है और यहाँ पे गहरा था। अगर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई की दोस्तों, तो उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, उत्तर से दक्षिण की जो इसकी लंबाई थी ये 55 मीटर थी। ठीक है, 55 मीटर। और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई की बात किया जाए पूरब से पश्चिम, तो इसकी जो चौड़ाई थी दोस्तों वो कितनी थी, 33 मीटर थी। ठीक है, 33 मीटर। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य वाली बात थी। इस जो है अस्तालागार था, इसको देखिए, इसका जो निर्माण किया गया था वो बिटुमेन से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा किससे किया गया था, बिटुमेन से किया गया था। और इसका जो ड्रेन है वहां पे ध्यान रखिएगा, ये विश्व का, ठीक है, वाटर प्रूफिंग का, ठीक है, वाटर प्रूफिंग, ध्यान रखिएगा, वाटर प्रूफिंग का ये विश्व का पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना अच्छा इसका वाटर प्रूफ था ये पूरी तरीके से। और जॉन मार्शल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल ने ये जो मोहनजोदड़ो का विशाल अस्तानागार है, इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा था, जिस तरीके का इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, जॉन मार्शल। तो ये सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक प्रमुख स्थल था, सबसे महत्वपूर्ण। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल पूछ दे कि सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी दोस्तों, तो वो विशाल जो है, ध्यान रखिएगा, अन्नागार थी। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, विशाल अन्नागार। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य की तरफ बढ़ना है और ऑप्शन देख रहे हैं आप, ऑप्शन यहाँ पे जो पीसीएस प्री में ये प्रश्न पूछा गया था 1992 में। ठीक है, और सबसे जो असत्य है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। ठीक है, जो नालियां थी वो बड़े ही, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता देखा जाए, बहुत ही यहाँ पे जो सबसे प्रभावशाली हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की बात करें तो ये अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, नगर योजना के लिए, और दूसरा देखा जाए दोस्तों तो जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये जानी जाती थी। जल निकासी प्रणाली के लिए हड़प्पा सभ्यता विश्व जो है प्रख्यात थी। ठीक है, यहाँ पे जो नालियां थी वो नालियां ईंटों की बनी, ईंटों और पत्थरों से ढकी होती थी। हर घर से नालियां निकलती थी, हर घर में नालियां थी। पहले नालियां बनाई जाती थी, नालियों के जो है एक तरीके से यहाँ पे जो है नालियों के साथ साथ जो है सड़कें बनाई जाती थी, सड़कों के साथ साथ मकानों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, नालियों को पक्की ईंटों से ढका जाता था। और जो एक तरीके से जो घर घर से नाली निकलती थी, ठीक है, घरों से निकलने वाली जो नाली थी, ध्यान रखिएगा, उनके लिए मोरी बनाया जाता था। ठीक है, मोरी, और ये जो मोरियां थी वो जाकर के शहर के मुख्य नाली से जुड़ जाती थी। ठीक है, ये जाना जाता। तो ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, बिल्कुल थी। यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता थी ये मुख्यतः व्यापार प्रधान सभ्यता थी। ठीक है, व्यापार प्रधान सभ्यता थी। जो व्यापार होता था वो ध्यान रखिएगा बार्टर सिस्टम पर आधारित था। बार्टर सिस्टम क्या होता है दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु। ठीक है, इनका जो बहुत सारे ऐसी मोहरें मिली जिससे ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पा के वासी जो थे वो आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाहरी व्यापार भी करते थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करते थे। जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिसपे हमें सुमेरियन ढंग के नाव मिले हैं, जैसे सुमेरियन सभ्यता में इस्तेमाल की जाने वाली जो नाव थी उसकी आकृति मिली है। इससे पता चलता है कि ये हड़प्पा वासी जो थे वो व्यापार करते थे, सुमेरियाई लोगों के साथ करते थे। दूसरा, सुमेरिया के जो अभिलेख मिले हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता को मेलुआ कहा गया है। उन्होंने बोला कि मेलुआ सभ्यता के लोगों से हम व्यापार किया करते थे। इतना ही नहीं, लोथल से हमें फारस की मोहरें मिली हैं। ये सारी जो मिली है, उल्टा हमने ये भी देखा कालीबंगा से बेल्लाकार मोहरें मिली है। तो ये सारी चीजें हमें बताते हैं कि यहाँ पे जो है व्यापार और वाणिज्य बड़ी ही उन्नत दशा में थी। मातृ देवी की उपासना किया करते थे, बिल्कुल सही है। हमने देखा कि जो सबसे जो है अधिक मूर्तियां मातृ देवी की मिली है।
ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है, हड़प्पा से मिली है, बहुत सारे स्थलों से मातृ देवी की वो जो है मूर्तियां मिली है, जिस कारण से हमें पता चलता है कि मातृ देवी की उपासना करते हैं। चौथा देखिए, लोग लोहे से परिचित थे, नहीं ये गलत है। लोहे से परिचित देखिए हुआ है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित हुए हैं। ठीक है, ये समय है। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे पहले लोहे के हमें साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एटा जिला है। ठीक है, एटा जिले में यहाँ पे देखा जाए अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा से हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं। और यहीं से जो है हमें पता चलता है कि लोहे का जो इस्तेमाल हो रहा है वो उत्तर वैदिक काल में होना प्रारंभ हुआ था। यहीं से जो है सारी व्यवस्थाएं भी बदलती हमें दिख रही है। ठीक है, तो लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी देखा जाए तांबे से, शीशा से, टीन से, कांस्य से, सोने से, इन सब धातुओं से ये परिचित थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं और इसमें देखिए हमें चुनना है कि नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कई है, मल्टीपल ऑप्शंस वाले ये प्रश्न है। उत्तराखंड एलडीए प्री में ये प्रश्न पूछा गया था 2003 में। तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो अपने नगर नियोजन के लिए जाने जाते थे। बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ के नगरों को बसाया जाता था। ठीक है, जाल पद्धति में, ग्रीड पैटर्न में जो है यहाँ पे एक जाल पद्धति जिसको कहते हैं, जाल पद्धति में इस तरीके से जो है नगरों को ये बसाए जाते थे। सड़कें एक दूसरे को देखे समकोण में काटा करती थी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं समकोण में काटा करती थी, जो कच्ची ईंटों की सड़कें बनाया करती थी। नगर देखिए दो भागों में बटे थे। ठीक है, दो भाग में कौन कौन से नगर थे? पूर्वी नगर था, पश्चिमी नगर था। ठीक है, पश्चिमी नगर, पूर्वी नगर। ठीक है, पश्चिमी नगर देखिए थोड़ा सा ऊंचाई पे बना करता था। हमने देखा कि जो विशिष्ट लोग हुआ करते थे समाज के वो पश्चिमी टीले पे रहा करते थे। ठीक है, पूर्वी टीला जिसे हम निचला टीला भी करते थे, जहां पे आम जनता रहा करती थी, कृषक वर्ग रहा करते थे, व्यापारी वर्ग रहा करते थे। लेकिन पश्चिमी टीले में विशिष्ट लोग रहा करते थे, पुरोहित वर्ग रहा करते थे, प्रशासक वर्ग रहा करते थे। ठीक है, दो भागों में। अपवाद स्वरूप हमें धोलावीरा में देखिए, धोलावीरा जो था वहां पे जो नगर थे वो 3 भागों में बटे थे। ठीक है, अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है। मोहन और हड़प्पा के लिए, ठीक है, ये अपने दो यहाँ पे जो प्रमुख जो है नगर थे उनके लिए ये सभ्यता जानी जाती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लिए ये जानी जाती है। ये अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, क्या अपने ये कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है? ठीक है, बिल्कुल जानी जाती है। ये कृषि का कार्य करते थे। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार प्रधान थे, लेकिन इनकी आजीविका और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार क्या हुआ करता था? कृषि हुआ करता था। कई सारी ये फसलों का उत्पादन करते थे, ये कृषि कार्य करते थे, जिसका साक्ष्य हम लोगों ने देखा। कालीबंगा से जो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के हल के साक्ष्य मिले हैं, बनावली से हमने ये भी देखा। ये हमने देखा कि ये देखा कई तरह के हमें अनाजों के अवशेष मिले हैं। 9 प्रकार के अनाजों से ये परिचित कहा जाता थे, पहचाना। 9 प्रकार की फसलों का हमें पहचान की गई है, जैसे कि चावल। ठीक है, चावल पूछा गया है, चावल गेहूं। ठीक है, चावल गेहूं हो गया, लिख लीजिए। जौ हो गया, जौ सबसे पहले उत्पादित की जाने वाली फसल। ठीक है, खरबूज। ठीक है, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है, तरबूज हो गया। और क्या हो गया? मटर हो गया, मटर। राई हो गया। ठीक है, तिल हो गया। ठीक है, तिल हो गया। कपास हो गया। कपास की बात किया जाए दोस्तों, कपास की खेती का सर्वप्रथम जो कपास उगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? हड़प्पा वासियों को ही दिया जाता है। कपास को उगाने का सर्वप्रथम श्रेय, दुनिया को कपास के बारे में बताने वाले कौन थे? हड़प्पा वासी थे। ये अपने उद्योग के लिए जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती है। बहुत सारे हमें कारखानों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कहां पे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोथल से। ठीक है, लोथल हो गया, लोथल हो गया। यहाँ पे हमें बनावली हो गया। ठीक है, बनावली हो गया। चनहोदड़ो हो गया, चनहोदड़ो। ठीक है, चनहोदड़ो। यहां से हमें क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं, मनके बनाने के कारखाने, मन के कारखाने मिले हैं। ठीक है, हमने ये भी देखा। हमने ये देखा जो शिल्प होते हैं और जो मोती होते हैं, ठीक है, शिल्प मोती, इनके जो साक्ष्य मिले हैं कहां से मिले हैं दोस्तों? लोथल से मिले हैं। लोथल से हमें शिल्प और मोती के कारखाने मिले हैं। ठीक है, हमने लोथल से मिला है, बालाकोट से भी मिला है कारखाना,
शिल्प और मोती का। तो ये उद्योगों से, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इनका प्रमुख उद्योग था, सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा दोस्तों, वो था वस्त्र उद्योग। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा वासियों का सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था, वस्त्र उद्योग था। इसलिए देखा जाए ये सारे जो है ऑप्शन हमारे सही है। उत्तर क्या हो गया, उपरोक्त सभी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिए कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। देखिए सारी चीजें रिवीजन हो रही हैं यहीं से, सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर नहीं है दोस्तों, ये पूरे आपके सीरीज का रिवीजन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? एक तरफ देखिए स्थल दिया हुआ है, वो किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा है। यूपीपीसी प्री 1996 में ये प्रश्न पूछा गया है। देखा जाए, देखिए यहाँ सबसे पहला स्थल हमें दिख रहा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर क्या उत्तर प्रदेश में? हमने देखा कि देखिए लोथल हमने देखा, हाँ भाई लोथल तो गुजरात में है। हमने देखा कालीबंगा भी कहाँ पे, कालीबंगा क्या हरियाणा में? छोड़ते नहीं पता। रोपड़ देखिए हमने देखा पंजाब में, बिल्कुल सही। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। हरियाणा में देखा जाए कालीबंगा नहीं है। ठीक है, कालीबंगा जो है कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में है। ठीक है, अगर हम सबसे पहली बात करें, देखिए आलमगीरपुर देखा जाए ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, ये मेरठ जिले में है, हिंडन नदी के तट पे है। ठीक है, हिंडन नदी के तट पे है। और ये ध्यान रखेगा ये सबसे कौन सा स्थल हो गया, सबसे पूर्वी स्थल हो गया। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल देख लीजिए, ये देखा जाए त्रिभुजाकार आकार में फैली हुई ये सभ्यता है, जिसमें देखा जाए भारत में जो सबसे उत्तरी सीमा है वो जम्मू कश्मीर में है। लिख लीजिए जम्मू कश्मीर में है। कौन से? मांडा जिला है। ठीक है, चिनाब नदी है, ये सबसे पूर्वी स्थल है। वही बात करें सबसे उत्तरी स्थल है, सबसे पूर्वी स्थल की बात किया जाए तो ये आलमगीरपुर है। ठीक है, आलमगीरपुर है, ध्यान रखिएगा। कहां पे? मेरठ में है। कौन सी नदी पे? हिंडन नदी के तट पे। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। आपसे पूछा जाए सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है दोस्तों, तो दैमाबाद है। दैमाबाद कहाँ है? ये दोस्तों अहमदनगर है। अहमदनगर है, कहाँ है भैया? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर है। ये सबसे दक्षिणी स्थल हो गया। वहीं सबसे पश्चिमी स्थल पूछ दिया जाए तो सुतकेंडाडोर है। सुतकेंडाडोर है। ठीक है, कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में कहा? पाकिस्तान में है। कौन सी नदी पर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा दाश्क नदी के तट पे है। तो ये जो है, तो आलमगीरपुर हमने क्या देखा, ये सबसे पूर्वी स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज हुई थी 1958 में। 1958 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में। ठीक है, अब बात करते हैं लोथल। लोथल जो कि गुजरात में, गुजरात में भी आपसे कहा पूछ दे दोस्तों, तो अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में है। ठीक है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद में दोस्तों कहाँ पे है, ये आपसे पूछ दे, अहमदाबाद में। तो ध्यान रखिएगा नदी कौन सी है, भगवा नदी। हम लोगों ने ये भी देखा, तो भगवा, और ये देखिएगा जो साबरमती नदी है उसी के स्थान पे। खोज किसके द्वारा किया गया, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसको जो खोजा गया था वो खोजा गया था एस.आर. राव के द्वारा। ठीक है, एस.आर. राव के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। ठीक है, 1957 में। ठीक है, 1957 में खोजा गया था। और एस.आर. राव ने लोथल को ही क्या कहा था दोस्तों, लघु हड़प्पा कहा था। इसको लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी थी। बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में हम लोगों ने देखा, राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है। नदी आपसे हमने बताया ही कि सरस्वती नदी के तट पे तक। खोज किसके द्वारा की गई, ये लिख लीजिए, 1953 में खोजा गया था अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, वही बात कर ले दोस्तों, रोपड़ से बात करें। रोपड़ देखिए कहाँ पे, पंजाब में है। पंजाब में भी आपसे पूछ दे किस नदी पे है, तो सतलज नदी है। सतलज नदी के जो है बाएं तट पर ये स्थित है। ठीक है, बाएं तट पर ये स्थित है। इसकी भी खोज जो किया गया था दोस्तों 1950 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, बीबी लाल के द्वारा खोजा गया था। लेकिन जो उत्खनन किया गया था, उत्खनन कार्य जो किया गया था वो 1953 से लेकर के 56 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोपड़ के बारे में क्या है वो लिख लीजिए
कि स्वतंत्रता पश्चात जब भारत आजाद हुआ तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया या उत्खनित हड़प्पा स्थल है सबसे पहला। दूसरा हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल भारत में कौन है? रोपड़ है। दूसरा था कालीबंगा, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य थे। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? अभी देखिए हम लोगों ने इस बारे में बात किया है। तो कौन से केंद्र जो है सिंधु सभ्यता में है, जो सिंधु सभ्यता के स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये भी रिसेंट में प्रश्न पूछा गया था यूपीपीसीएस प्री में। और देखिए कालीबंगा हम लोगों ने बात किया ही है, ये राजस्थान में है, तो ये तो है ही नहीं। हमने देखिए एक निकाल दिया, जिसमें एक है उसको निकाल दो। लोथल हम लोगों ने देखा ही है, गुजरात में है, तो ये भी नहीं है। हमने 2 भी, तीसरा भी निकाल दिया, आंसर हमें मिल गया क्या? 3 और 4, यानी कि आलमगीरपुर हम लोगों ने अभी देखा, ये सबसे पूर्वी स्थल है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मेरठ जिले में है। कौन सी नदी पे? हिंडन नदी के तट पे है। वहीं हुलास की बात किया जाए दोस्तों, हुलास भी कहां पे है? ये भी जो है किस कहां पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हुलास। चलिए आते हैं अगले प्रश्न में। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? देखिए यहाँ पे भी वही सेम प्रश्न है और हम बात कर लेते। देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है, ठीक है। बनावली की दोस्तों बात किया जाए, क्या ये बनावली भी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे हरियाणा में? बिल्कुल सही है। दायमाबाद देखिए ये भी कहाँ पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है दोस्तों? ये देखा जाए हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। कहाँ है ये? हरियाणा में है। तो 27 का जो इनकरेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राखीगढ़ी वो है हरियाणा में है, ठीक है। राखीगढ़ी हरियाणा, हरियाणा में भी कहाँ है दोस्तों? हिसार जिले में है, ठीक है, हिसार जिले में है ये, ठीक है। और इसकी जो खोज कार्य किया गया तो देखिए रफीक मुगल के द्वारा किया गया था, रफीक मुगल के द्वारा जो है इसको खोजा गया था राखीगढ़ी को, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन नगर है। अगर आपसे पूछे पूरे हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, कमेंट बॉक्स में आंसर आप करेंगे, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। दैमाबाद की बात हम लोगों ने किया ही है, ये सबसे जो है दक्षिणी स्थल था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पे है, हम लोगों ने देखा। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी मैच द फॉलोइंग है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। सूची 1 में हमें क्या दिया है? हड़प्पा स्थल दिया है, वो कहाँ स्थित है, किस राज्य में, ये आपसे पूछा गया है। अभी जब मैंने आपको बताया कि विस्तार बताया, सबसे उत्तरी विस्तार जम्मू कश्मीर में कौन सा है दोस्तों? मांडा। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर में है। क्या हमें यहां से आंसर मिल रहा है? ए का कहीं 3 है, अगर 1 पता है तो देखिए ये भी नहीं है, हमें ये भी नहीं देखने को मिला है, ए भी नहीं, आंसर तो हमें मिल गया। ओ जी ये तो 3 ही है, आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा बाकी भी देख लेते हैं। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। राखीगढ़ी कहाँ पे? हरियाणा में है। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहां से देखते हुए चीजें चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। 1 में देखिए हड़प्पा पूरा स्थल है और 1 किस राज्य में है वो आपसे पूछा गया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए हड़प्पा का स्थल और कहाँ है वो, क्योंकि अभी तक इसकी जो जानकारी मिल रही है वो पूरा तात्विक स्रोत से ही मिल रही है, जिसका अर्थ ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्थल देखिए बालू मांडा पाडरी हुलास। अरे ये तो हमने अभी तक सुना ही नहीं, ये कहां से स्थल आ गया, लेकिन हम करेंगे। ये देखिए रिसेंट का प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस प्री 2020 से पूछा गया था। देखिए बालू जो है दोस्तों ये हरियाणा में है, ठीक है। हमें एक स्थान के तो बारे में पता ही था, मांडा जम्मू कश्मीर में है। क्या हमें इससे आंसर मिल रहा है एक? अभी हाँ देखिए हमें 2 तो पता चल गया, या तो इसका आंसर ये होगा या तो इसका आंसर ये होगा। और हमें ये भी पता चल गया कि 1 का 3 है, क्योंकि दोनों में 1 का 3 है। तो बालू जो है हरियाणा में है। अब हमें 2 से आंसर निकालना है। देखिए हुलास जो है, हुलास दोस्तों कहां पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, हुलास। तो पाडरी कहां पे दोस्तों? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। देखिए हरियाणा का ये जो बालू है
यहां से हमें जो है सर्वाधिक फसलीय साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से हमें क्या मिला है? सर्वाधिक फसलीय साक्ष्य, फसलीय साक्ष्य। और कौन सी फसल का हमें प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिला है? अदरक। अदरक का जो हमें प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो हमें बालू से मिला है, जो कि हरियाणा में। एक आपको आंसर आपको दिख रहा होगा हुलास, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहां से हमें गेहूं की खेती किए जाने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उत्तर हड़प्पा के बाद के तो गेहूं के जो है खेती किए जाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर हम इसके आंसर पे चले तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पता है आप लोग सोचेंगे कितना आज ये पढ़ा डालेंगे, लेकिन चलो इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन संधि जो है सिंध नदी पे अवस्थित है? तो सिंध जो है सिंध में अवस्थित है। सिंध यानी कि जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहां पे कौन सा स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चन्होदड़ो है, या फिर दोस्तों सुरकेंदा डोर है। हड़प्पा देखिए कहां पे था, हम लोगों ने बात किया था, सिंध प्रांत में है नहीं। हड़प्पा देखा जाए पंजाब प्रांत में है, तो ये तो निकल गया। तो क्या हमें ए निकाल देना है? यहां से बिल्कुल निकाल देना है। क्या हमें यहां से ए निकाल देना है? बिल्कुल निकाल देना है। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा है, यानी कि मोहनजोदड़ो जो है ये तो सिंध प्रांत में है, हड़प्पा के सिंध प्रांत में है ये। ठीक है, दूसरा देखिए चन्होदड़ो जो है वो भी हड़प्पा के सिंध प्रांत में है। ठीक है, चन्होदड़ो भी सिंध प्रांत में है, इसलिए करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे सुरकोटदा है, देखिए सुरकोटदा कहां से, ये आपसे पूछ सकता है, तो कच्छ में है। ठीक है, गुजरात, कच्छ हुई गुजरात पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की। चलिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा कि चन्होदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? यूपी लोअर सबऑर्डिनेट में प्रश्न आया था 2015 में। और ये चन्होदड़ो की बात करें दोस्तों, ठीक है, चन्होदड़ो जो कि सिंध के, ठीक है, सिंध प्रांत में मिला था, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, सिंध प्रांत में इसकी खोज की गई थी, सिंध प्रांत पाकिस्तान के। किसने उत्खनन कार्य किया था दोस्तों? तो ये किया था दोस्तों J.H. मैके ने। ठीक है, ये आंसर पहला सही है। ठीक है, तो ये जो खोज हुई थी दोस्तों 1931 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसका उत्खनन कार्य जो हुआ आगे चल करके अर्नेस्ट मैके ने, ध्यान रखिएगा, अर्नेस्ट मैके ने जो है इसका क्या किया था? उत्खनन कार्य किया था। देखिए उत्खनन कार्य का निर्देशन पूछ रहा है, और ध्यान रखिएगा, माफ करिएगा, 1931 में MG, ठीक है, MG मजुमदार ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसका जो उत्खनन कार्य किया था वो 1935 में किया था। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो के पास में स्थित है, लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में ये स्थित है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पार्ट 1। ध्यान रखिएगा अभी हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन हड़प्पा से डिस्कस करने हैं, तो ये पार्ट 1 जो था वो कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम अगेन जो है 30 to 32 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से आपका पूरा हड़प्पा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ, इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ये एकमात्र वीडियो ऐसी है जिससे ना सिर्फ आप MCQ सॉल्व करेंगे बल्कि अपने चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो शेयर करिए वीडियोस को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक्स बढ़ाइए, कमेंट बढ़ाइए। बाकी फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड